हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इसमें पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, कल की जो आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मूल्यांकन बताया था। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या क्या महत्व होते हैं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स चैप्टर जो है मेरा हो चुका है और मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था इससे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से। तो आप लोगों की अगर क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो आई होप आप सभी को पोर्टफोलियो जो है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो चैनल पे है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपका जो क्लास है पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम बता रहे हैं आपको, यह जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ठीक है, किसका फ्रेंड्स, ये जो पोर्टफोलियो है ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। और पोर्टफोलियो में निम्न चीज़ें होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट बताया गया है बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र। बच्चे द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं उसको कहाँ रखा जाता है, उसको पोर्टफोलियो में रखा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों का चित्र, बच्चे का चित्र रखा जाएगा। सेकंड है स्व आकलन सीट, कार्यपत्र रखा जाएगा। अभिभावक आकलन सीट रहता है, सहपाठी आकलन रहता है। ये सभी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, ये सभी किस में आती हैं, पोर्टफोलियो में आती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे पोर्टफोलियो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पोर्टफोलियो होता है वो विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने का एक तरीका होता है, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों की भाषा क्षमता का आकलन करते हुए उनकी क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है। ठीक है, उसकी किस चीज़ों को संदर्भित करता है, प्रगति को। बच्चे ने कितना अपना जो ज्ञान है ले लिया है, कितना उनका मार्क्स आ रहा है, उन सभी चीज़ों की जो उनकी जो प्रगति हुई है उसको क्या करता है, संदर्भित करता है। नेक्स्ट दिया गया है पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहले यह निर्णय लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाए। ठीक है, इसमें बात हो रही है कि बच्चों को पोर्टफोलियो बनाने से पहले, निर्माण करने से सबसे पहले क्या किया जाए, उनको इसमें से क्या क्या शामिल किया गया है उसको चर्चा की जाए। नेक्स्ट कह रहा है इसमें पाठ्य योजना, छात्र परियोजना, कक्षा समाचार पत्र, वीडियो टेप, वार्षिक मूल्यांकन आदि चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की बात हो रही है। मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पाठ्य योजना, छात्र परियोजना, कक्षा समाचार पत्र, वीडियो टेप, वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हो, वार्षिक मूल्यांकन मतलब होता है कि बच्चों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया गया है। जो मूल्यांकन बच्चों का, एक तिमाही मूल्यांकन किया जाता है, एक छमाही मूल्यांकन होता है और एक होता है सालाना, जिसको फ्रेंड्स हम वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन करने का जो तरीका होता है काफ़ी प्रकार का होता है, जो मैं भी आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात हुई कक्षा में हुई चर्चा को पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है। क्लास में कौन कौन चीज़ों पर चर्चा की गई है, क्या क्या चीज़ें बच्चों को बताया गया है, उसको पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, योगात्मक मूल्यांकन का नहीं। ठीक है, ये किसका है, रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इसके आगे बात करेंगे। इसके आगे दिया गया है कि अतः इसमें हाथ से बनाई हुई चीज़ें ही शामिल होती हैं। पोर्टफोलियो में हम मार्केट का खरीद के फ़ोटोकॉपी करा के नहीं रखा जाता है, उसमें क्या होता है, इसमें हाथ से बनाई हुई चीज़ों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पोर्टफोलियो में शामिल अन्य चीज़ें क्या क्या हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, बच्चे द्वारा किए गए कार्य, बच्चों ने किन किन प्रकार के कार्य किए हैं उसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि, टीचर्स बच्चों को किस प्रकार से प्रतिपुष्टि कर रहे हैं, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं साप्ताहिक टेस्ट भी होता है बच्चों का, तो उसमें बच्चों ने किस प्रकार की प्रतिपुष्टि दी है उसको भी उसी में रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं बच्चे द्वारा अपने स्वयं के अधिगम पर किए गए अवलोकन, बच्चे जो है अपना खुद से ज्ञान अर्जित जो करते हैं, जो ज्ञान अर्जन किए हैं, जो ज्ञान अधिगम किए हैं, उन्होंने जो स्वयं से अवलोकन करते हैं, आकलन करते हैं, उसको भी उसको में रखा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कह रहा है कि बच्चे द्वारा घर पर या कक्षा के बाहर की गई गतिविधियों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है माता पिता
का अन्य शिक्षकों के अवलोकन, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि बच्चे का चित्र बनाया जाता है, बच्चे का फ़ोटो, उनके बच्चे का पेरेंट्स माता पिता का फ़ोटो एंड टीचर्स जो स्कूल में टीचर हैं, शिक्षक का अवलोकन, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र का भी उसमें शामिल किया जाता है। किसमें फ्रेंड? पोर्टफोलियो में। ये सभी फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया सभी क्या है? पोर्टफोलियो में आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो जैसे क्विज प्रतियोगिताएँ होती हैं, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा ना, क्विज प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं, तो किस प्रकार से होती है उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है क्विज प्रतियोगिता की। तो ये क्विज प्रतियोगिता जो होती है फ्रेंड्स, इसके द्वारा बच्चे का ज्ञान जो होता है, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है इसमें। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या है? क्विज टेस्ट होता है, क्विज प्रतियोगिता यानी कि जो कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में, तो उसमें क्या होता है? प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स दिया गया है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? इसमें जो है बालक के एक विशेष विषय के विशेष सूचना का पता चलता है। इसमें उत्तर जो है हाँ या ना में होता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स कोई से भी क्वेश्चन आंसर क्लास में क्या आता है, उसका आंसर किस में? हाँ या ना में, मतलब एक शब्द में देना रहता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ये ज़रूर बता दीजिएगा पोर्टफोलियो जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आया या नहीं। ठीक है, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, इसको भी आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ बात करते हैं परीक्षण। परीक्षण किसे कहते हैं? यह मूल्यांकन की सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित विधि है। इस विधि में क्या होता है? अधिगम के सभी आयामों का मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। मूल्यांकन में क्या होता है? यह सबसे अधिक मतलब लोकप्रिय एवं प्रचलित विधि होती है और इस विधि में अधिगम के सभी आयामों का मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। और यह विधि जो है फ्रेंड्स, यह समय और धन दोनों में मितव्ययी विधि है। इस विधि द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे कि परीक्षण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला मौखिक परीक्षण होता है, दूसरा लिखित परीक्षण होता है, तीसरा प्रायोगिक परीक्षण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको बताया था परीक्षा। परीक्षा क्या होता है? मूल्यांकन का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विधि होती है यानी कि टेस्ट होता है, परीक्षा होता है। कक्षा में जो भी कुछ पढ़ाया गया है, जो भी विषय है, उसके आधार पर छात्रों के सम्मुख क्या कहता है? कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यताओं की जांच की जाती है और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? परीक्षा कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि परीक्षा देखिए यहाँ बताया गया 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। तो मौखिक, लिखित और फ्रेंड्स कौन सा? प्रायोगिक। तो इनके बारे में हम यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी किस प्रकार की परीक्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा किस प्रकार से होती है? मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए मौखिक परीक्षा जो है, इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्न की एक सुनियोजित सूची में से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह विधि जो है सबसे छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और यह विधि सहज होती है, सरल होती है। फलस्वरूप क्या होता है? छात्रों का आत्मविश्वास बना होता है और इस विधि द्वारा मूल्यांकन करने से छात्रों में जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है मौखिक परीक्षा की। तो मौखिक परीक्षा क्या होता है? इस परीक्षा की पद्धति में क्या होता है? छात्रों से मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर भी मौखिक रूप में ही देना को कहा जाता है बच्चों को। ठीक है, उसमें क्या होता है? टीचर डायरेक्ट पूछता है और डायरेक्ट क्या करेंगे? बच्चे आंसर देंगे मुंह से। उसके बाद क्या होता है? हिंदी भाषा के मूल्यांकन में जो मौखिक परीक्षा होती है, ओरल टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने लिखने की योग्यता का विकास करने से पहले छात्रों को सुनकर विचार ग्रहण करने और बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि हम दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने से अधिक कार्य सुनने और बोलने का करते हैं, तो भाषा के 2 रूप यानी कि मौखिक और लिखित में से व्यवहारिक जीवन में मौखिक रूप का प्रयोग जो होता है वो कैसे अधिक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या हम लोग घर में जो दैनिक कार्य कर रहे हैं, फिर अपने दोस्त के साथ, अपने घर में परिवार के साथ जो भी कुछ बोलते हैं, तो क्या हम लिख के करते हैं? तो सबसे अधिक जो प्रयोग हो रहा है वो किससे हो रहा है? हमारा बोलने और सुनने से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार है, अतः अगर हम बात करें हिंदी के मूल्यांकन में
मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना भी उतना ही आवश्यक है जितना लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो देखिए लिखित परीक्षा क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि इस विधि में पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। कम से कम समय में एक साथ अधिक से अधिक छात्र लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उदाहरण स्वरूप जैसे यहाँ पे दिया गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखित परीक्षा के माध्यम से ही 2.5 घंटे का ही अवधि में ही लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा सक्षम कर सकती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा जो है ये छात्रों की उपलब्धि एवं व्यवहार परिवर्तन की जांच जब लिखित रूप से की जाती है तो क्या होता है, लिखित परीक्षा, यानी कि जिसको बोलते हैं हम रिटन टेस्ट कहते हैं। आज के युग में जो लिखित परीक्षा ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें एक समय में लाखों छात्रों को विभिन्न केंद्रों में प्रश्न पत्र वितरित कर दिए जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, वे उनको उत्तर पुस्तिका की जांच कर उनकी योग्यता का मापन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सभी कार्य का लिखित रूप में अभिलेख सुरक्षित रहता है। कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उनका जो होता है पूर्व मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, छात्रों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने एवं लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता की जांच करने की यह एक कौन सी सर्वोत्तम विधि मानी गई है। सबसे सर्वोत्तम विधि जो है फ्रेंड्स वो है लिखित परीक्षा, क्योंकि मौखिक परीक्षा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लिखित परीक्षा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कौन कौन से लिखित परीक्षा के रूप होते हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता दूं। पहला होता है निबंधात्मक परीक्षा, दूसरा होता है निबंधात्मक परीक्षा के गुण, तीसरा होता है निबंधात्मक परीक्षा के दोष। ठीक है, और जो ये आपकी जो लिखित परीक्षा है ये आपकी लघु उत्तरीय परीक्षा भी हो सकती है और ये आपकी ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया अभी, निबंधात्मक प्रश्न, इजी टाइप टेस्ट जो मैंने बताया, ऐसे टाइप टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें जिन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को विस्तृत निबंध के रूप में देना होता है, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ऐसे प्रश्नों पर आधारित जो लिखित परीक्षा को निबंधात्मक परीक्षा कहा जाता है। इसमें बच्चे को विषय से संबंधित प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र में जो है फ्रेंड 10 से 12 प्रश्न होते हैं और उनमें से छात्रों को 5 से 6 का उत्तर एक निश्चित समय में देना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया निबंधात्मक परीक्षा के कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो इसके गुण क्या क्या होते हैं, आई मीन इसके कैरेक्टराइज ऑफ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो इस परीक्षा के द्वारा क्या होता है, छात्रों की जो लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जाँच होती है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, विचारों का संग्रह करना, विचारों की विश्लेषण करना, विचारों को व्यवस्थित करना एवं उचित भाषा क्रम में अभिव्यक्त करना, तीव्र गति से लिखना आदि योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए निबंधात्मक परीक्षाएं सबसे अच्छा साधन माना गया है। जबकि फ्रेंड्स, इसकी डिमेरिट्स क्या हैं, इसकी डिमेरिट्स ये हैं कि निबंधात्मक परीक्षा के जो दोष हैं क्या है, इनके दोष के गुणों के होने पर भी परीक्षा क्या होती है, दोष मुक्त नहीं है। क्योंकि प्रश्न पत्र में 10 से 12 प्रश्न होते हैं, उसमें से क्या 5 से 6 प्रश्न करने होते हैं। तो उत्तर देने के परंपरागत क्या होता है कारण, छात्र जो है विषय का पूर्व ज्ञान नहीं कर पाते हैं और बल्कि कुछ संभावित प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं और प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के कुछ अंश पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र क्या करते हैं, पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करते हैं और इनमें से विषय की आंशिक जांच ही हो पाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्या है, निबंधात्मक परीक्षा, यानी कि जो ऐसे टाइप आपका टेस्ट आता है, क्वेश्चन पेपर आता है जिसको निबंधात्मक तरीके से लिखना रहता है, काफ़ी लंबा चौड़ा, उसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। इसमें क्या होता है, जिन प्रश्नों का जो उत्तर बहुत छोटा अर्थात 1, 2, 3 या 4 पंक्ति में देना होता है,
उन्हें लघु उत्तर प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं जैसे कि आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। ओके, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करती हूँ आगे प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा क्या होती है फ्रेंड्स, यह विधि जो है गणित और विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों तथा अन्य विषयों के क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। इस विधि द्वारा भूगोल जैसे विषयों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है और यह विधि करके सीखने की जो अवधारणा को घोषित करती है। ठीक है, परीक्षण जो होता है फ्रेंड्स, आपका एग्जाम होता है वो 3 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। उत 3 ही प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वो अवधारित और वार्षिकांक पद्धति द्वारा ली जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो आपको बता दें जो परीक्षा होता है यानी कि जो परीक्षण होता है, एग्जाम जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, जो मैंने तीनों टाइप आपको बता दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ बात हो रही है वैधता। वैधता किसे कहते हैं, वैधता जो फ्रेंड्स से देखिए यहाँ पे दिया गया वैधता शब्द, इसका क्या मीनिंग होगा, ये क्या है वैधता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैधता दिया गया है इसका मतलब होता है कि परीक्षा द्वारा यदि अभिष्ट लक्ष्य का ही मापन होता है तो हम उसे वैध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बालकों के कौशल को मापने के लिए ली गई परीक्षा द्वारा कौशल की ही नाम होगी। ठीक है, कौशल का ही नाम होना चाहिए, ना कि मनोवृत्तियों की। दूसरी जो परीक्षा जिन स्तर के बालकों का जिस परीक्षण के लिए बनाई गई हो उनके द्वारा यदि उन्हें उसी स्तर के बालकों का परीक्षण किया जा सके और अन्य स्तर के बालकों का नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, वो वैध कहलाती है। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जो भी परीक्षा यदि अभीष्ट लक्ष्य, जो मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अगर परीक्षा हो रही है तो हम उसे वैध कहते हैं। अगर ये उदाहरण है जिससे मैं आपको बता दें, जैसे बालकों के कौशल को नापने के लिए ली गई जो परीक्षा होनी चाहिए, न कि मनोवृत्तियों को नापने के लिए। दूसरी ओर जो परीक्षा जिस स्तर के बालकों का जिस परीक्षण के लिए बनाई गई हो उसके द्वारा यदि उसे स्तर के बालकों का परीक्षण किया जा सके और अन्य स्तर के बालकों का परीक्षण नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे विश्वसनीयता की। वैध फ्रेंड्स जो होता है वो होता है जिन इकाइयों पर बल दिया गया हो, ठीक है, उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, अर्थात शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया है पढ़ाया गया है मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन यानी कि यथार्थवादी होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है, जिस परीक्षा या प्रश्न पत्र के द्वारा किया गया मापन अविचल रहता है वह परीक्षा विश्वसनीय होती है। यदि परीक्षा विश्वसनीय होगी उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन चाहे वह किसी भी परिस्थितियों में किया जाए सदैव एक समान ही रहता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे विभिन्न परंतु एक समान परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाती है। जैसे कि फ्रेंड्स मूल्यांकन में विश्वसनीयता जो होती है वो अत्यंत आवश्यक होती है। यदि किसी शिक्षक द्वारा थोड़े समय अंतराल में उसी विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था, प्राप्तांकों में भी असमानता ना हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे वस्तुनिष्ठता। तो ये जो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही परीक्षण यानी कि मूल्यांकन का जो है ये मैं बता रही विशेषताएं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है वस्तुनिष्ठता। ये क्या होती है, जिस परीक्षा में परीक्षक की व्यक्तिगत मान्यताओं का कोई स्थान नहीं होता है वह परीक्षा जो है वह वस्तुनिष्ठता होती है, जिससे पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की ली गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखें तो एक अच्छी परीक्षा में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ बात हो रही है वस्तुनिष्ठता। जो वस्तुनिष्ठता मैंने आप बताया, प्रश्न मतलब ऐसा बनना चाहिए जिनका उत्तर क्या हो, एक ही हो। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन के होने से क्या होता है, मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती है, इससे मूल्यांकन उचित होता है। ठीक है, जैसे कि जो वस्तुनिष्ठता यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ये आपके वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 या 5 क्या दे रहते हैं, जैसे आपका एजर्सन और आपका दे रहता है एग्जाम में, नहीं सीटेट के एग्ज़ाम में कितने थे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कथन और उसके, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2 तो दिया रहता है, ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो आंसर होता है, इसमें किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती और इसमें जो मूल्यांकन होता है वो उचित ढंग से होता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिया गया आपका मानकता। ये मानकता क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मानकता के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मानकता जो दिया गया है, इसमें क्या होता है, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों की संख्या एवं प्रश्नों का स्तर पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न पत्र नियमों का उल्लंघन करके बनाया जाता है तो वह मानक नहीं कहलाएगा। उदाहरण स्वरूप जैसे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ मानक तथा किए हैं। कुछ कौन कौन से मानक उन्होंने तैयार किए हैं, तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पहली से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और 150 प्रश्न का पूछे जाएंगे, जबकि जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। और किस प्रकार से फ्रेंड्स 5 भागों में बांटा गया है, यदि हम बात करें इसी परीक्षा पत्र को किसी और स्वरूप में तैयार किया जाए तो वह जो प्रश्न मानक नहीं कहलाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग अपना ही सीटेट का एग्ज़ाम देख लीजिए। जो सीटेट के जो टीचर बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, सीटेट के एग्ज़ाम में आपको 150 प्रश्न कुल मिलते हैं आपको पहले से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए। उसमें जो आपका 150 प्रश्न होता है, उसमें आपको CDP मिलती है 30 नंबर की, 30 नंबर की मैथ रहती है, 30 नंबर का EVS रहता है और 30 नंबर के आपके 2 लैंग्वेज रहते हैं। 30 नंबर का फ्रेंड्स जैसे हिंदी रहता है, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज आप लोग जो भी लैंग्वेज आप चूज़ किए हो, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग ने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश ली है तो आपकी सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको 5 प्रकार के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं, जो 5 भागों में बटे होते हैं, जो आपके 150 प्रश्न का आपको परीक्षा पास करनी होती है। तो ये जो आपका प्रश्न पत्र मिलता है फ्रेंड्स, इसमें जो आपका टाइम होता है 2.5 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परीक्षा देनी होती है, जिसको आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ मानक तय किए। कौन कौन से मानक तय किए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। हिंदी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, 15 मार्क्स के लिए आपको पैडागोजी पढ़नी है और 15 मार्क्स के लिए आपको गद्य पद और 6 या 7 मार्क्स के लिए गद्य पद रहता है और 6-7 मार्क्स के लिए आपको ग्रामर रहता है। ग्रामर आपको कहाँ से पढ़नी है, तो ग्रामर भी मैंने आपको बता दी है कि मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी ग्रामर का एक एक छोटा छोटा पॉइंट, चैप्टर सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप अपना वहाँ से देख करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रहा फ्रेंड्स आपका गद्य पद, वो मैं आपको 1 या 2 दिन में मैं आपको क्लियर करा दूँगी, काफ़ी अच्छे से आपको मैं समझा दूँगी। अब फ्रेंड्स आप इसके बाद आपका बचता है क्या, पैडागोजी। पैडागोजी जो फ्रेंड्स आपको 15 नंबर का आता है, उसको मैं आपका डेली कंटिन्यू करा रही हूँ। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स जो आपका था सिलेबस, जैसे मैं आपको एक बार बता दूं आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था। ठीक है, तो सिलेबस जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि आपका 30 नंबर का जो आपका हिंदी फर्स्ट पेपर आता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको हिंदी पैडागोजी जो बताया है, हिंदी पैडागोजी में आपको भाषा, बालक व भाषा शिक्षण, शिक्षण व शिक्षण पढ़ना है, भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़नी है जो मैंने आपको बता दिया है, मूल्यांकन पढ़ना है, मूल्यांकन में उसकी महत्वता क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी सही प्रकार की, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ना है, भाषाई कौशल और भाषाई विकार के बारे में पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता पढ़ना है, शिक्षण में सूचना एवं तकनीकी का किस प्रकार से प्रयोग किया गया, डिजिटल शिक्षण शास्त्र क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आप सभी को पढ़ना है। और मैं आपको सभी चीज़ें बता रही हूँ एकदम पॉइंट टू ऑफ व्यू। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए, पूरा अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो डेली क्लास कंटिन्यू कीजिए और मैं आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे नंबर से आप क्लियर कर लेंगे। ओके,
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, परीक्षा के बारे में बताया और पोर्टफोलियो के बारे में बताया। तो कल की क्लास जो मेरी रहेगी फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको पोर्टफोलियो और परीक्षा जो मैंने आपको बताया है, परीक्षण किसे कहते हैं, परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और लिखित, मौखिक, प्रायोगिक परीक्षा के टाइप मैंने जो बताए हैं, इन सभी चीज़ों के कल मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो कल की क्लास में फ्रेंड्स हम आप सभी से मिलते हैं और कल की क्लास में ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप लोग अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स का सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, जितना मैं आपको पेडागोजी बता रही हूँ, ठीक है। ये जो पेडागोजी आपको हिंदी में भी काम करेगी और सेकंड लैंग्वेज में भी आपके काम करेगी।